फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उसमें मेन तो आयरन है, ठीक है, फिर निकल है, कोबाल्ट है, फिर आयरन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ठीक है, Fe2O3, Fe3O4। अच्छा, अब इस फिनोमेना का मैकेनिज्म देखते हैं। तो अपन ने जो पैरामैग्नेटिज्म का जो कारण देखा था, क्या कारण देखा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण एटम में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता था, ठीक है। पर चूंकि एटम्स का जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होता था, रैंडम डायरेक्शन, तो उसके कारण यदि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नो नेट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका नेट रिजल्ट क्या हो गया कि एटम में नेट मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ठीक है, जिस तरह से पैरामैग्नेटिक में होता था, है ना। अच्छा, इस स्टेप के बाद में दोनों मटेरियल्स का नेचर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। तो वो किस टाइप का होता है उसका डायग्राम देखते हैं एक बार। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक इंटरनल स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है। तो इसमें जो एटम्स हैं वो अलग अलग, आप समझ लीजिए अलग अलग हाउसेज में डिवाइडेड है, और ये जो बाउंड्रीज के साथ में जो अलग अलग टेरिटरी जो हमने बना रखी है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है। और इसमें डोमेन की खास बात क्या है कि जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो क्या पूरे मटेरियल में थ्रू आउट एटम्स का जो ओरिएंटेशन है डाइपोल मोमेंट का वो रैंडम होता था। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन है इंडिविजुअल एटम का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो सपोज इस डोमेन का हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, यदि इस डायरेक्शन में एक एटम है तो सारे एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो यही हो जाएगा, आप समझ रहे, ठीक है। कोई दूसरा हम डोमेन ले लें, इसमें यदि डायरेक्शन ये है तो सभी एटम्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। यहां बनाएं सपोज इस तरह का है ना, यहां बनाएं सपोज इस तरह का है, और यहां बनाते हैं एक एटम का यदि ये डायरेक्शन है तो सभी एटम्स का ये डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरह से ओरिएंटेशन रहता है। अच्छा, डोमेन जो है वो बहुत छोटी होती है। आप इसका साइज देखें यदि मतलब एक रफ आइडिया लेने के लिए, तो डोमेन का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁸ मीटर क्यूब से 10⁻⁻12 मीटर क्यूब, ठीक है। दिखने में ऑब्वियसली बहुत कम लग रहा है ये वॉल्यूम, पर फिर भी चूंकि एटम्स का वॉल्यूम पर से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो एक डोमेन में अप्रोक्सीमेटली फिर भी 10⁻17 से 10⁻21 एटम्स हो जाते हैं, ठीक है। और इन सभी एटम्स का हमने देखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यदि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ओरिएंटेशन का क्या होगा। तो ये हमने इस मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इसको अपन BE बोल देते हैं, जैसे पिछले वीडियोस में अपन करते आए। तो इसमें क्या दो स्टेज का प्रोसेस होता है। ये सपोज ये पहला स्टेज है जो अपन शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिन डोमेन्स में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन है एटम्स का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है, उन डोमेन्स का साइज तो क्या होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ये वाली डोमेन हो गई, ठीक है,
तो इस वाले डोमेन में जो एटम्स हैं उसमें मैग्नेटिक डायपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, ये वाली डोमेन जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उल्टा है मैग्नेटिक डायपोल्स का, तो इस डोमेन का जो है वो साइज जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो डोमेन का ओरिएंटेशन है ना, रफली मैं बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये रफली बनाया है ना, आप देखें इसमें जो ये वाली डोमेन है और ये वाली डोमेन जो अप्रॉक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इनका साइज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और ये वाले जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये वाली जो डोमेन थी जहां मैग्नेटिक डायपोल जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे, उसका साइज जो है वो कम हो गया, ठीक है। ये और बाकी जो है वो रीअरेंज हो गए इस तरह से, ठीक है। रफ टाइप का बनाया बट यू गेट द आइडिया, बेसिकली डोमेन का साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो पहला स्टेज हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेज, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, इनिशियल स्टेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमने यदि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दी तो क्या होगा कि ये जिन डोमेन्स में मैग्नेटिक डायपोल का ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं पे भी हो, इनका ओरिएंटेशन चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब निकला, जैसे इस वाले डोमेन में ये ओरिएंटेशन है तो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा, पहले ये होगा फिर ये होगा, और इवेंचुअली एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसमें भी पूरा ओरिएंटेशन एंटायरली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस वाले स्टेज के बाद में इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो सकती उस मटेरियल में, ठीक है। तो सैचुरेशन पॉइंट का जो स्ट्रक्चर जो बनेगा है ना, उसको एक बार बनाते हैं। तो ये आपका स्टेज बी हो गया, जब सभी डोमेन्स में है ना साइज हो सकता है और कम हो जाए, है ना, बाकी डोमेन्स का साइज का रीओरिएंटेशन और हो सकता है, और मेन पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट पे हर डोमेन में हर एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल का जो ओरिएंटेशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल स्टेज हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, जैसे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अपन ने देखा था कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो कर देते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देंगे तो इफेक्ट गोज टू जीरो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट है मतलब रिपल्शन वाला इफेक्ट, और पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है मतलब अट्रैक्शन वाला जो इफेक्ट है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तभी तक लास्ट करता है जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। फेरोमैग्नेटिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका किस टाइप से रिलेशन रहता है, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में देखते हैं अलग अलग फील्ड की क्या वैल्यू रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल, ये क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, ठीक है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, म्यू नॉट एच प्लस और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, ठीक है। ये हर एक टर्म का प्रिसाइज डेफिनेशन अपने को बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए और इनके यूनिट्स क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। ये एच जो क्या, एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है मटेरियल को, और इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और आई था अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या होता था, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर।
और ये BT इन सब की यूनिट्स तो ऑब्वियसली टेस्ला में है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के अंदर, वो और मैग्नेटाइजिंग फील्ड BT और H के बीच में, है ना, किस तरह का रिलेशन रहता है। तो इस रिलेशन का जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। तो उसको एक बार ड्रॉ करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो हिस्टेरेसिस लूप जो है उसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। इसमें अपन जो वेरिएबल्स को प्लॉट कर रहे हैं, पहला वेरिएबल तो ये है ना, वाई एक्सिस पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसको। तो अब क्या, जैसे शुरू में बॉडी जो है वो इस वाले पॉइंट पे है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो है वो 0 था, और ऑब्वियसली बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 था, डोमेन्स अलग अलग ओरिएंटेड थी। अब जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, एच बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एच जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देख रहे हैं डोमेन्स का साइज जो है वो चेंज होगा। जो अपन स्टेज 1 जो अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, डोमेन का साइज चेंज होगा, BT जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। अच्छा, अब ये वाला जो ये है ना सैचुरेशन टाइप का जो आपको दिख रहा है ना, ये शुरू में डायरेक्शन हो गया इसका। ये तब हुआ जब H वैसी वाली स्टेज में पहुंच गया जब हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो स्टेज 2 जिसकी अपन ने बात की थी, है ना, हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। तो इसके बाद यदि इंक्रीज होगा तो वो केवल H के कारण होगा, I के कारण नहीं होगा। I को जितना होना था हो गया भाई, I तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सैचुरेट कर जाएगा ना, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट है। अच्छा, अब क्या, जैसे इस वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं। अब धीरे धीरे सपोज इस वाले पॉइंट से, इसको मैं पॉइंट A बोल देता हूँ, ठीक है। पॉइंट A से A के बाद में धीरे धीरे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हैं, वापस 0 तक ले आए, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो 0 पे नहीं जाती है, मतलब ये वापस ऐसे करके नहीं जाएगा, ये ऐसे करके और यहां तक ही पहुंचेगा। इसका मतलब एक रेजिडुअल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो रह जाएगी, क्योंकि भाई इस वाले पॉइंट पे क्या है, ये तो 0 ही हो गया, H 0 हो गया, केवल ये वाला पोर्शन रह गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है ना, इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रह गया, जबकि H की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी का मतलब हुआ है रिटेन करना, है ना, रिटेन करना मतलब उतना हमने रख लिया अपने पास में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बावजूद मटेरियल ने इतनी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर लिया अपने अंदर, ठीक है। म्यू नॉट I के बराबर है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम इसको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो रिटेन्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अब धीरे धीरे 0 होने लगेगी, क्योंकि ये जो दो टर्म्स हैं इनको यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, ठीक है। तो म्यू नॉट I तो सपोज इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, म्यू नॉट H को इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 से ये वाला पॉइंट B हो गया, और इस वाले पॉइंट को C बोल देता हूं मैं, ये तीसरा वाला जो पॉइंट है। तो OC में हम मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट नेट जो है वो 0 हो जाएगी, पॉइंट नंबर C, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 करने के लिए हमको जितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी, ठीक है।
कोअर्स करना का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना, कोअर्स करने का मतलब, है ना, हमने फोर्स लगा करके बेसिकली 0 कर दिया, तो उसको कोअर्स कर दिया हमने। कोअर्सिविटी, है ना, मेरी हैंडराइटिंग तो पहचान में आती होगी होपफुली आपको, ये CI है ना, कोअर्सिविटी। और इसके बाद में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को और नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं तो सेम प्रोसेस होगा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन आ जाएगा पॉइंट नंबर D, और उसके बाद में लेके जाएंगे तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर D के बाद में यदि हम फिर वापस से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो एक रिटेंटिविटी आएगी, है ना, इस वाले पॉइंट पे, E पॉइंट पे OE जो है वो भी रिटेंटिविटी है, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में है। और फिर EF, है ना, OF जो है फिर कोअर्सिविटी आएगी, ठीक है। और ये ग्राफ जो ऑब्वियसली, है ना, सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अबाउट, तो OB OE के बराबर होगा, और ये क्या है, रिटेंटिविटी, ठीक है। और OC ये किसके बराबर है, OF के बराबर है, और ये क्या है, कोअर्सिविटी, ठीक है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे, ये हिस्टेरेसिस लूप है, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये H और B का जो वेरिएशन है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है उसको कंपेयर करेंगे। और फिर उसके बाद में देखेंगे अलग अलग तरह के जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनका हिस्टेरेसिस लूप किस तरह से वेरी करता है, और फिर, है ना, हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि किस फेरोमैग्नेट को हमको किस तरह के यूज में लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।